अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सबसे पहला नारा जो पिछले 5 साल भी हम सुनते रहे और इस हुकूमत के आने के बाद भी अब तक सुन रहे हैं, वो ये है कि करप्शन का खात्मा कैसे होगा और एहतसाब मुमकिन कैसे बनाया जाएगा। एक अहम टास्क जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के पास मौजूद था वो ये था कि बैरून ममालिक जो असासे मौजूद हैं, बैरून ममालिक वो मुल्जिमान जो कि इंसाफ के कटहरे में पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं आ सके हैं, उनको आखिर पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाएगा। आज पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक बड़ा अहम मुआहदा हुआ है और एक मुश्तरका कमीशन बनाने का फैसला किया गया है दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान, जो कि अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड होगा, यानी कि एहतसाब से रिलेटेड होगा। इससे फायदा जहां पाकिस्तान को पहुंचेगा वहीं कैदियों के तबादले की सूरत में बरतानिया भी इससे फायदा उठाएगा। लेकिन आज हम प्रोग्राम में थोड़ा सा इस पर जरूर बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान अगर हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब को पाकिस्तान वापस लाने की बात करे, या फिर डार साहब को पाकिस्तान वापस लाने की बात करें, या फिर नवाज शरीफ साहब की फैमिली के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बात हो और उनको बेचकर वो असासे रकूम की सूरत में वापस हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करने की बात हो, तो ये तमाम के तमाम जो इशूज हैं वो क्या इस एग्रीमेंट, इस कमीशन और इस डिक्लेरेशन की सूरत में पाकिस्तान उनको तकमील तक पहुंचा सकता है या फिर नहीं। प्रोग्राम में हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी कि वज़ीर आज़म हाउस की जो तकरीबन 102 गाड़ियां थी उनकी नीलामी हुई, उसमें से इत्तलात यह है कि 62 के करीब गाड़ियां जो हैं वो बिक चुकी हैं और तकरीबन 22 करोड़ रुपए की आमदन इससे हुकूमत पाकिस्तान को हुई है। क्या इस तरह छोटे छोटे इक़दाम से हुकूमत पाकिस्तान का जो कहना चाहिए जो अकाउंट है उसमें कुछ इजाफा हो सकेगा, या फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है अपने एसेट से वो एक तरीके से दस्तबरदार हो रही है, किसी भी सूरत के एसेट्स हों, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और इशू जो कि गैस के निर्खों के हवाले से था, फाइनली ये फैसला किया गया है कि 1 जुलाई से जो कीमतों का इजाफा है उसकी मंजूरी हो चुकी है और ये कोई मामूली इजाफा नहीं होगा बल्कि ये 10 से 143% तक इजाफा होगा। ये अलग बात है कि अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, किसको कितने % इजाफा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये इजाफा नो डाउट एक बड़ा इजाफा है और उस पर यकीनन अवाम पर भी इसका असर पड़ेगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील के में गई थी शरीफ फैमिली और उसके खिलाफ नैब ने दरखास्तें दायर की थी, लेकिन उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्तकबिल करीब ना सही, मुस्तकबिल के बाद दूर देर सवेर सही, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए कोई उम्मीद की किरण है कि उनके खिलाफ जो सजाएं हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है या उनको ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो पैनलिस्ट कर चुके हैं तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल शकूर शाह साहब मौजूद हैं, कराची से MNA हैं, लियारी से। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार पीर खुर्शीद कलीम साहब मौजूद हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब से वक्त देने के लिए। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर गुल मोहम्मद जाकरानी साहब भी मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और थोड़ी देर में मुझे नून लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज कलीम साहब सर आपसे करना चाहूंगी कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि टेक्निकली आप हमें गाइड करें पहले, फिर हम पॉलिटिकल ओपिनियन लेंगे। सर ये जो डिक्लेरेशन आया है कैदियों के तबादले के हवाले से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, सर ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि इस डिक्लेरेशन से फायदा क्या होगा और वो जो अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मुश्तरका कमीशन बनाने का फैसला हुआ है इससे फायदा कितना उठा सकता है सर पाकिस्तान भी और बरतानिया भी? जहां तक मौजूदा इसका एग्रीमेंट का ताल्लुक है, ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और करप्शन के खिलाफ जदोजहद में बड़ा अहम कदम है। लेकिन मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा कि एक्सट्रेडिशन जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि अगर ब्रिटिश कोर्ट्स को जब तक ये यकीन न हुआ कि पाकिस्तान में फिर ट्रायल होगा या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक्सपेक्टेड है या एप्रीहेंशन है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, तो फिर एक्सट्रेडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सबसे ज्यादा हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसका स्टैंडर्ड जो है इंप्रूव किया जाए। मैं गुज़श्ता साल एक सेमिनार पे यूके जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने वहां सबसे पहले पॉइंट आउट किया था कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस है उसमें ये कहीं नहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि ये टेंटेड मनी है या किसी करप्शन में इन्वॉल्व होने के बाद ये दौलत जो है वो इकट्ठी हुई है। तो हमें अपनी जो है ना इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ब्रिटिश कोर्ट से एक्सट्रेडिशन पॉसिबल होगी, वरना वो लोग आपको
जब तक फेयर ट्रायल के मामले में एप्रीहेंशन है वो हैंड ओवर कस्टडी नहीं करेंगे। जहां तक मनी रिकवरी का तल्लक है, मैं होपफुल हूं कि ये प्रोसेस उसके लिए एक इफेक्टिव स्टेप होगा, लेकिन उसके लिए भी हमें अपना जो है केस बहुत अच्छा बनाना होगा। लेकिन आज तक तारीख गवाह है कि जितने इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तानी गए हैं वो नाकाम रहे हैं कि हमें हमारे इदारे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये जो हमारी पाकिस्तान की नाकामी होती है ये दरअसल इदारों की नाकामी होती है, जिसकी वजह से पूरी कौम सफ़र करती है, पूरी कौम का नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप अपना जो इन्वेस्टिगेशन का सारा सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जदोजहद करेंगे, तब ये प्रोसेस रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वरना नहीं हो सकेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ठीक, अच्छा, मैं कुछ और पॉइंट फिर आपका कमेंट लूंगी। मैं जरा जाखरानी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। कलीम साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैं जाखरानी साहब को थोड़ा सा कमेंट ले लूँ। जाखरानी साहब, सर ये बताएगा कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा अग्रीमेंट भी सामने आया है, इसमें ज्यादा बेनिफिट आप समझते हैं कैदियों की शिफ्ट के हवाले से, तबादले के हवाले से? क्या बरतानिया भी कोई फायदा उठाएगा या इसका सोलली बेनिफिशियल जो है वो पाकिस्तान ही है? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है अभी तक उनके डिटेल तो कंप्लीट सामने नहीं आए हैं। अगर ये करप्शन के हवाले से या उसको रोकने के हवाले से कोई एग्रीमेंट होता है तो हम समझते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम तो एहतसाब के अमल से, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम हर दौर से एहतसाब के अमल से गुजरे हैं, और हमारी जो लीडरशिप है वो 11-11 साल जेलों में रहे हैं। और मियाँ साहब के दौर में सैफुर रहमान ने जो केस बनाए थे, तो आपके इल्म में होगा कि वो जो झूठे मुकदमे थे, जब ये खुद भी आकर फंसे थे तो सैफुर रहमान ने अटक उसके जेल में वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पाँव पड़कर माफ़ी मांगी थी कि हमने आपके ऊपर गलत झूठे मुकदमे के दाखिल किए, उसे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। तो हमने, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, आपको पता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हर रोज़ किसी न किसी कोर्ट में, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, हर कोर्टों में वो पेश होती रही हैं। तो लिहाजा हम एहतसाब के मरहला से हर दौर में गुजरे हैं, और हम कोर्टों से और कानून के मुताबिक अपने केसों से भरी हुए हैं। सर, पीटीआई की गवर्नमेंट में हम पहले दिन से ये सुन रहे थे कि जो बाहर मुल्कों में पैसा है उसको भी लाएंगे, बाहर मुल्कों में जो मुल्ज़मान हैं उनको भी लाएंगे। आपके ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट इस खास तौर पे इस एग्रीमेंट को जो बरतानिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, इससे कौन से इशू पे खास फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि फरूक नसीम साहब ने आज कहा कि ये जनरल एग्रीमेंट है, क्या इसको जनरली लेना चाहिए आपके ख्याल में? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जब दो मुल्कों के दरमियान तवील मुल्ज़मान, जिसे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं, जब ये मुआहदा होता है तो फिर अगर पाकिस्तान को कोई मुलज़िम या मुजरिम मतलूब होगा तो वो उसको दरख्वास्त दे सकते हैं, और वो फिर एक तरह से बाउंड होते हैं कि उनको हवाले किया जाए। लेकिन जैसे कि वो खुर्शीद कलीम साहब कह रहे थे कि उसमें एक जो हर्डल ये आता है कि वो ये देखते हैं कि उस मुल्क में जहाँ इस को भेज रहे हैं, बंदे को, जो मतलूब शख्स है, क्या उसको वहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं किया जाएगा? क्या इसके खिलाफ जो केस बना ये सियासी बुनियादों पर तो नहीं बनाया, या उसको कोई कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं दी जाएगी? तो ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद वो हवाले किए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज की जो एग्रीमेंट है ये एक तारीखी एग्रीमेंट है, और यहाँ सिर्फ चंद लोगों के जो नाम लिए जा रहा है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग मुल्ज़िमान नहीं, मुजरमान नहीं, जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस कौम के पैसे लूट के बरतानिया में या स्विट्ज़रलैंड में या दुनिया में कहीं भी जायदादें बनाई हैं, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। और ये सिर्फ मुल्ज़िमान तक महदूद नहीं है, जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने आज कहा है कि जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाना मकसद है। बिल्कुल इसमें सारी चीजें शामिल हैं। और उसमें दूसरी बात मैं क्लियर करूं, जैसे चंद लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो वहाँ भी मुजरिम ट्रीट किए जा रहे हैं या कैदी हो, जैसे जाखरानी साहब करें। जाखरानी साहब कैदी नहीं होते हैं,
ये मतलूब लोग होते हैं। पाकिस्तान को फर्ज करो, पाकिस्तान को मतलूब है, लेकिन किसी और मुल्क में वो आज़ाद शहरी की हैसियत से होते हैं। सर जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के केस में हुआ था ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको भी लाना मुमकिन नहीं बना सकी थी। सर एक चीज़ छोटी सी और मैं जानना चाहूँगी, वो ये कि आपके ख्याल में हसन हुसैन नवाज साहब तो वहाँ के शहरी हैं, तो उनको अप्रोच करना और फिर गवर्नमेंट के थ्रू उनको लाना, ये फिर किस तरह पीटीआई इसको हैंडल करेगी? लेकिन ये तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी बारीकियों का अभी तक मुझे भी इल्म नहीं है, तो उसके, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतर इक़दाम है करप्शन के खिलाफ। चलिए कलीम साहब से थोड़ी सी इस पर रहनुमाई ले लेते हैं कि मुमकिन कैसे हो सकेगा। जावेद लतीफ़ साहब, सर एक तो ये कि इस एग्रीमेंट के बाद अब डिबेट ये हो रही है कि इस एग्रीमेंट का असल मकसद क्या है। सर फरूक साहब ने तो बहुत आसानी के साथ कह दिया कि जी ये तो एक जनरल एग्रीमेंट है और बहुत से मुल्कों के बीच में, इसलिए पाकिस्तान कर रहा है। बैक एंड पे क्या ये समझा जाए कि जो शरीफ फैमिली के एसेट्स हैं एवनफील्ड रेफरेंस अपार्टमेंट्स की सूरत में, क्या ये उनको फोकस किया गया है, हसन हुसैन नवाज साहब को फोकस किया गया है, या डार साहब को सिर्फ फोकस करके ये एग्रीमेंट किया गया है? देखिए पहली बात तो ये है सना कि जो आप नाम ले रही हैं वो किसी सूरत भी इस कैटेगरी में नहीं आते। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा उन पे चार्ज नहीं है कि कोई उन्होंने गैर कानूनी तौर पर या कोई करप्शन का कोई पैसा कोई बाहर लेकर गया हो। उनका बिज़नेस है और ये पाकिस्तान बनने से पहले का उनका बिज़नेस है। बिजनेसमैन फैमिली है। उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस शिफ्ट किया, उस वक्त किया जब 99 में परवेज़ मुशर्रफ आए और इनके असासे ज़ब्त कर लिए। उससे पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत बनी उस वक्त इनके असासे ज़ब्त किए गए। तो इस फैमिली ने क्योंकि ये बिज़नेसमैन फैमिली थी और सियासी तौर पर भी एक फैमिली नॉन फैमिली बन चुकी थी 99 में, तो यकीनन उन्होंने अपने बिज़नेस को सेव करने के लिए बाहर अपना बिज़नेस किया। ये तो इस कैटेगरी में नहीं आते। और जहाँ तक तल्लक है एग्रीमेंट का, वो भले बरतानिया से हो, अमेरिका से हो या किसी और दीगर ममालिक से हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने लूटा है तकलीफ़ तो उनको होगी। जिन्होंने इंतकाम का जो फैमिलियाँ निशाना बन रही हैं उनको तकलीफ़ नहीं होगी। ये सारा कौम के सामने आएगा। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि आज तक ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल भी नवाज शरीफ फैमिली का, और उसके बाद उनको सज़ा भी मिली, मगर सज़ा देने वाले भी या अदालतों से भी एक जुमला, एक लफ्ज़ ये नहीं कहा गया कि इन्होंने कोई करप्शन किया है या नाजायज़ तरीके से इन्होंने दौलत बनाई है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब वहाँ कोई चक्कर नहीं है, कोई बात साबित नहीं हो सकी, ना कोई इनका ऐसा कोई मसला है। हाँ ये ज़रूर है कि उनको जो सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तानी कौम के सामने है कि उनको सज़ा ये है कि उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ अपनाया है, एक बयानिया है उनका, वो ये है कि पाकिस्तान के अदारे अपनी डोमेन में रहें, पाकिस्तान के अदारों को दूसरे अदारों की डोमेन में जाकर काम नहीं करना चाहिए। ये है बात कि हम चाहते हैं कि अदारे मजबूत हों, मगर ये नहीं होना चाहिए कि सिविलियन बालादस्ती से कोई और बालादस्ती। मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि ये कहना कि कोई सज़ा किस वजह से दी, मुझे ये बताया फिर सज़ा क्यों दी, जेल में क्यों है? अगर करप्शन का पैसा नहीं था, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, आप कह रहे हैं इतने पाकिस्तान से पहले के वो बिजनेसमैन थे, ये थे, तो शरीफ फैमिली कहती रही है कि उसका मनी ट्रेल को देते, अगर ये पैसा गया कैसे वहाँ? आप ये तो एक एवन फील्ड की बात करें, अब तो पता चला है कि 19 ऐसे असासे हैं, 19 ऐसे असासे। वैसे अकामे की बुनियाद पर सजा दी गई है। जावेद लतीफ साहब इस बात से एग्री करेंगे, जो बुनियादी है। छोटे भाई हैं, अभी जज्बाती हैं, नए नए आए हैं, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कौम के सामने देखें ये बात करना कि वो चले मैं खुर्शीद कलीम साहब का कमेंट जरा ले लूं, मुझे उसके बाद ब्रेक लेनी है। खुर्शीद कलीम साहब से मुझे लास्टली सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि आप जिस वक्त बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था कि हसन हुसैन नवाज साहब की अगर हम बात करें बरतानवी शहरी होने की हैसियत से, सर अगर हम पुराना केस देखें अल्ताफ हुसैन साहब वाला, उस केस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि ये जवाब दिया गया था कि वो बरतानवी शहरी हैं। तो इस केस में कितना फॉल करती है ये सिचुएशन? देखें जी, सिर्फ शहरी वाली बात नहीं होगी,
सबसे पहले हमारी जो एजेंसीज हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये टेंटेड मनी है, ये फाउल मीन से जनरेट की गई है, कौमी दौलत लूटी गई है, और फिर जब ये साबित करेंगे तो फिर सेकंड फेज शुरू होगी। अभी तक तो हमारी एजेंसियों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए। खुर्शीद कलीम साहब, बिल्कुल ठीक से पॉइंट आ गया। एक मुख्तसर वक्फा मुझे लेने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहां ये कोशिश करी है कि एग्रीमेंट के जरिए बैरून मुमालिक जो पैसे मौजूद हैं, जो एसेट्स मौजूद हैं, या अगर तो मुल्जिमान मौजूद हैं उनको पाकिस्तान वापस लाया जा सके, वहीं पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले हैं जो अवाम दोस्त तस्वुर नहीं किए जा सकते। उन पर थोड़ी बात करेंगे कि गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, मोर देन 140% वो इजाफा हुआ है, क्या उसका बोझ अवाम पर नहीं पड़ेगा? एक तरफ गाड़ियों की नीलामी करके बचत की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो गैस के एक्स्ट्रा रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं उसका बोझ भी तो इसी अवाम पर पड़ेगा। इन इशूज से कैसे निपटेगी पीटीआई की गवर्नमेंट, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कोशिश कर रही है कि अवाम को यह पैगाम दिया जा सके कि बचत मुहिम और हुकूमत की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि मैक्सिमम जितनी बचत की जा सकती है की जाए। वहीं अवाम के हवाले से कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अवाम दोस्त तस्वुर नहीं किए जा सकते हैं। मैं जाखानी साहब सर आगाज आपसे करूंगी। सर, वजीर आजम साहब ने किफायत शारी मुहिम की सूरत में 100 से ज्यादा गाड़ियों की नीलामी रखी, उसमें से सुनने में आ रहा है कि 60 से ज्यादा बिक भी चुकी हैं, 20 करोड़ से ज्यादा की रकम भी जमा हो चुकी है। सर, अगर मैं पीपल्स पार्टी का स्टांस लूं तो सिंध गवर्नमेंट विलिंग नजर नहीं आती। मैं ऑन अ लाइटर नोट आपसे जानना चाहूंगी कि सिंध गवर्नमेंट ने गाड़ियों की सेल के लिए कमेटी बना दी है, कुछ अगर पीपल्स पार्टी कंट्रीब्यूट कर देती तो सर उनकी भी वाहवाह हो जाती। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें गाड़ियों का जहाँ तक मसला है, ये हमारे मुल्क को बने हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। काफ़ी प्राइम मिनिस्टर आए हैं और चले गए हैं, और यहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत महसूस की गई थी इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं या जो मुल्कों के सरबराह हैं या उनके वज़रा हैं, वो भी हमेशा यहाँ पे हमारे दौरों पे भी आते हैं, और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस भी होते हैं जहाँ एट ए टाइम भी काफ़ी सरबराह यहाँ जमा होते हैं। तो उनको भी गाड़ियाँ चाहिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी का मसला होता है। तो मैं समझता हूँ आगे चलकर ये मामला तभी ये खान साहब के गवर्नमेंट को सामने आएंगे कि आया उनको फिर टैक्सियों में बिठाते हैं या किस तरीके से उनको जो डील करते हैं या किराए के गाड़ियाँ मंगाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, और अभी तो बहुत सारी बातें भी सामने शुरू हो गई हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। जावेद लतीफ साहब, सर एक तरफ ये सादगी मुहिम है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का स्टैंड आपने सुन लिया। चले मैं इससे थोड़ा सा हट के आपसे गैस की कीमतों पे कमेंट चाहूंगी। ये जो इजाफा हुआ है सर, ये क्या पीटीआई की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है आपके ख्याल में? फिर हम इनसे कमेंट भी लेंगे। देखिए, ये नया पाकिस्तान है, और नए पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें आपको आए रोज़ मिलेंगी। दूसरा, जहाँ तक सादगी का तल्लक है, तो मुझे ये बताएं, बल्कि आपके इल्म में ये बात होगी कि ये सादगी का ढिंढोरा जो है जुनेजो साहब की हुकूमत में भी किया गया, और उस वक्त जितना लॉस हुआ रियासत को, उसके बाद एक ज़ियाउल हक की दौर में भी कहा गया कि सादगी अपनाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, और ज़ियाउल हक साहब साइकिल पे गए अपने घर से ऑफिस, और 5000 लोगों ने उसकी सिक्योरिटी जो है वो दी, और उस पर जो खर्च आया वो किसी के इल्म में नहीं है। मगर उस वक्त के फिर पॉलिसी साजों ने ये कहा कि ज़ियाउल हक साहब इतनी भी सादगी ना करें कि जो भारी पड़ जाए। ज़ियाउल हक के खिलाफ आप तो बात ना करें। अच्छा, मेरे भाई को जरा समझा दें। सर मैं तो समझा चुकी हूँ कि इनकी बात में भी कोई, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी किसी का इंटरप्ट इस तरह नहीं किया। दूसरी बात मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर टेक्निकली सर पूछूँ, ये जो टैरिफ में इजाफा किया गया, ये बात सही है कि बहुत अरसे से पेंडिंग था, लेकिन आपके ख्याल में कुछ इससे कम इजाफा भी किया जाता तो गुजारा हो सकता था? क्योंकि 143% एक बड़ा अमाउंट है। अगर सना देखें, बात यह है कि असद उमर साहब की जो असेंबली में स्पीच थी,
जब वो पेट्रोल के, डीज़ल के और गैस के रेटों के मतलब बात कर रहे थे, और आज उसी असद उमर से जवाब लेना चाहिए कि नए पाकिस्तान में इतने रेट क्यों बढ़ा दिए आपने। आज लोग क्या मुतासर नहीं, गरीब आदमी आज मुतासर नहीं हुआ कि आज महंगाई नहीं बढ़ेगी, जो उस वक्त वो बातें करते थे। और ये तो आए इस स्लोगन पे हैं कि हम पाकिस्तान में महंगाई कम करेंगे, हम गरीब को रिलीफ देंगे, और आज जो सादगी कर रहे हैं, जो करप्शन देखें आप, लोगों पे तो उंगलियां उठा रहे हैं। जिस तरह अभी आप पहले सवाल कर रही थी कि जो दूसरे ममालिक से पैसा है पाकिस्तान से गया हुआ वो वापस लाएंगे, तो भाई आपके इर्द गिर्द जो पहले लोग खड़े हैं जिनको आपने नामजद किया है, जो नैब के और दूसरे इदारों को मतलूब हैं, उनके रेफरेंस चल रहे हैं, क्या आपको ये इल्म नहीं था कि उनके मुतल्लिक ये रेफरेंस चल रहे हैं? चले अगर ऑन अ क्लियर नोट कहूँ तो जिस तरह के केसेस खुल रहे हैं, जैसे बाबर अवान साहब हैं या अलीम खान साहब हैं, कोशिश की है पीटीआई के कायद ने कि उनको थोड़ा सा माइनस किया जा सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट चले छोड़ देते हैं, ये आने वाले चंद माह में पता चल जाएगा। अच्छा, एक सेकंड सना, मुझे ये बताएं कि वो बाबर अवान साहब का आपने तस्करा किया, भाई 5 साल इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, जानना चाहूंगी तो क्या वहाँ इन्होंने जो कमीशन था, क्या एहतसाब कमीशन उसको चलने दिया? जब उनका हाथ उठा इन पे तो वो कमीशन ही खत्म कर दिया गया। उस पे वो कमेंट दे सकते हैं। मेरा सर क्वेश्चन है गैस के निर्खों के हवाले से। मैं आपको बताऊं, ये ओगरा ने पहले से ही डिसाइडेड थे, इस गवर्नमेंट के आने से पहले ही डिसाइडेड थे। ये फैसले पहले के हो चुके थे। आज यही सवाल जब मेरे सामने लोगों ने किए तो वहाँ पर वफाकी वजीर ने यही बताया उनको कि ये पहले के डिसाइडेड फैसले थे, अब वो मजबूरी में ये करने पड़े। लेकिन खान साहब को अभी 20 दिन हुए आए हुए हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल तक हुकूमत करने वाले लोग घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट की वजह वो सामने खबर चल रही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बरतानिया में एक सियासी शख्सियत को गिरफ्तार किया। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में। शायद आपकी नज़र पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन मैं देख रहा था। तो आप परेशानी जो इनको है ना, वो परेशानी सिर्फ ये खान साहब की ज़ात पे आप उंगली उठाओ, उससे कोई गलती की है, कोई उसके अपनी ज़ात से देखें। इसी माशरे के लोग हैं। मैं आज एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में अगर आता हूँ और मुझ पर कोई इल्ज़ाम है, मैं कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के मैं भी फेवर में हूँ और हमारी गवर्नमेंट भी इस बात के फेवर में है। चाहे अगर वो पीटीआई का है तो उसके सुरखाब के पर नहीं लगे, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उसको भी कोई एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क को जिसने लूटा है, आप ये बताएं, कभी मिसाल दे रहे थे सादगी की, वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले पैसे कहाँ गए? उसके अकाउंट का कोई हिसाब किताब है? चले पीटीआई के पास एक मौका है उनको डिलीवर करने में। एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी खुर्शीद कलीम साहब, सर ये बताएगा कि एक और अहम चीज जो कि इस दौरान हुई है वो ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट डालने का हक देने की कोशिश की थी इस गवर्नमेंट ने, और सबसे ज्यादा इसको पीटीआई ने इनिशिएट किया था। सर आज जो डेडलाइन थी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आई। सर 1 लाख से भी कम लोगों ने, तकरीबन 74,000 लोगों ने जो समंदर पार पाकिस्तानी थे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। सर आपके ख्याल में लोगों ने इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं जाहिर किया पाकिस्तान के इलेक्शन पे? मैं 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले फैसला किया हुआ था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों उनको वोट का हक देना चाहिए, लेकिन दरअसल एक बात को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग, कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो बेचारे बड़ी जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो इन कामों की तरफ तवज्जो दे सकें। बट आई एम होपफुल कि अगले जनरल इलेक्शन तक इंशाअल्लाह वो लोग बाकायदा रजिस्टर हो जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में वो लोग एक इफ़ेक्टिव रोल अदा करेंगे। मैं इस मरले पे आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे अहम काम जो था ये सुई नादन और दूसरी गैसेस का ये तल्लक था कि जब इनके पास गैस ही नहीं है तो इनका एहतसाब करें कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जब ये गैस नहीं पूरी कर सकते तो इन्होंने इतनी लंबी लंबी लाइनें बिछा के कौम का अरबों रुपया उस पर ज़ाया किया है और उसके ज़िया का कोई हिसाब नहीं है। जब गैस ही अवेलेबल नहीं थी तो इन्होंने इतनी लंबी लाइनें बिछा के कितना कौमी नुकसान किया है। सबसे पहले ये जो जितनी ये गैस कंपनियां हैं इनके बड़ों का एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने गलत प्लानिंग की
और कौम को मकरूज किया और रेट बढ़ाए गए इस वजह से कि गलत प्लानिंग के तहत लाइनें बिछाई गई हैं। ये अवाम दुश्मनी है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा किसी सियासी पार्टी का ना मेरे पास वाचिंग ब्रीफ है, ना किसी सियासी पार्टी से मेरा तल्लक है। सबसे पहले मेरा मुतालबा है कि इन एयरलाइन जितनी ये गैस कंपनियां हैं इनका एहतसाब किया जाए कि इन्होंने फजूल खर्चे जो पिछले सालों में किए हैं, इनकी तनख्वाहें पाकिस्तान में सब इदारों से ज्यादा हैं। ये कौम को लूट रहे हैं। अच्छा कलीम साहब, इसको हम थोड़ा अगर कट शॉर्ट कर लें सर, इस तरह तो बहुत सारे सेक्टर्स में होना चाहिए ना जी सर, फिर गैस के साथ बिजली में भी होना चाहिए, एयरलाइंस आपने खुद जिक्र करते करते आप रुक गए, एयरलाइन सेक्टर में भी होना चाहिए, रेलवे में भी होना चाहिए, फिर सारे सेक्टर्स में होना चाहिए। शेयर करूं कि ठीक, अच्छा बड़े स्कैम्स हैं। मैं सेकंड करता हूं कलीम साहब की बात को। मैं जाकरानी साहब सर आपसे थोड़ा सा कमेंट चाहूंगी, वो ये कि ये जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं सर, लाखों को मौका दिया गया, चंद हजार ने अपने आप को रजिस्टर किया, कितना बेनिफिशियल हो सकता था सर अगर इनको भी हम इस पूल में शामिल कर लेते? देखें जी, आप मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि मैं नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो बेबसी का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो लोग एक सर्कल में काम करते हैं बेचारे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का कि वो वोट के लिए रजिस्टर करा सकें। वो तो मैं जाकरानी साहब सर आपसे सवाल कर रही हूँ, कलीम साहब मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर, कलीम साहब मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, मैंने ये क्वेश्चन जाकरानी साहब से सर। जी सही है। तो मसला ये है कि हाँ देखो, ये इस गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अभी तक जो नताइज सामने आए हैं जो आपने बताया, उसमें ये साबित होता है कि ओवरसीज में जो लोग हैं या बाहर जो काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं लिया है। इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इसके लिए कोई होमवर्क करना चाहिए था, इसमें लोगों ने एतमाद का इजहार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ इसमें इन्होंने सिर्फ एक नाम का ऐलान ही कर दिया, उसमें कोई होमवर्क नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हो सका है। और उसके अलावा दूसरी कुछ बातें जो आपके उसमें डिबेट में चल रही हैं, जैसे महंगाई का मसला है, गैस का जो इशू हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है मौजूदा खान साहब के गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को बड़े सब्ज बाग दिखाए थे कि हम आएंगे फिर दूध और शहद की नदियाँ बह जाएंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, गरीबों का और उनका जो उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन अभी तो ये गरीबों के साथ बड़ा जुल्म का पहाड़ गिराया गया है। ये अभी तो इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनमें जो गुड गवर्नेंस वगैरह ये जो बातें हुए हैं, अभी कुछ हालांकि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के कायल हैं, बातों के अलावा कुछ और करेगी इसके ऊपर। सर मैं आपको कमेंट लेती हूँ जी। बिल्कुल देखें नहीं, बिल्कुल करेंगे। वक्त के साथ साथ हम पार्लियामेंट के अंदर उनके बाहर बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है। वो अवाम को ऐसे इन तरीके के जो अजाब से भुगत रहे हैं या आगे की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें हम अवाम को अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये अवाम दुश्मन फैसले हैं, ये गरीबों के साथ मिस्किनों के ऊपर जो महंगाई के पहाड़ गिराया गया है, तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और इनको ये खुद बता दें ना, इन्होंने जो गुड गवर्नेंस की बात की है, पहले तो मैं यहाँ हम आप कराची में बैठे हैं, जो एक एमपीए साहब ने किसी शरीफ आदमी को उनको चमाटे मारे हैं, उनकी बेइज्जती की है। देखो वहां पर तो ये एहतजाज सामने नहीं आता। वैसे मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं जाकरानी साहब अभी तो 20 दिन हुए, आप इतना क्या कह रहा हूँ। मैं जिस इलाके पहली बात ये देखो, 20 दिन हुए जाकरानी साहब, मेरी बात मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं मेरी नहीं हम 5 साल भी इंतजार करेंगे और आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन जो भी नेगेटिव चीजें सामने आएंगी वो तो हाईलाइट होंगी ना उसमें। नहीं हमें आपके लिए भी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। मुझे बात करने दें, मुझे बारी मिली है, मैं अपनी बारी बात करने दें। मैं आपको बात करने देता हूँ। मैं आपके बात में इसको कंप्लीट करता हूँ। तो जी हेलो जी सर कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया सर। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, क्विकली दे दें। जाकरानी साहब, आप 20 दिन में घबरा गए। आप सिंध में कब से आपकी हुकूमत है? सिंध में आप जो है 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आज जिस इलाके से मैं जीत कर आया हूँ, वहाँ गली गली में गटर उबल रहे हैं, वहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप इस गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। 10 साल से आपने वो लियारी में क्या किया?
लियारी के लोगों ने आज आपके खिलाफ जब वोट दिया तो उसी वजह से कि आपकी नाकस कारकर्दगी की वजह से। आप 20 दिन की गवर्नमेंट पे तो तनकीद करें, अपने 10 साल गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो जाकर देखें। मुझे तो शर्म आता है वहां के जाते हुए कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां गटर के पानी में लोगों ने अपनी कुर्बानियां की हैं जानवरों की, और आप अब ये कह रहे हैं 20 दिन की गवर्नमेंट पे इल्जामात लगा रहे हो। जरा हौसला रखें, हौसला रखें। सब दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। चलिए अभी सफर शुरू हुआ है, पीटीआई की गवर्नमेंट का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं जाखनी साहब से बात का कमेंट ब्रेक के बाद दूंगी। सर ब्रेक के बाद आपका कमेंट। अच्छा जाखनी साहब से आपका कमेंट ब्रेक के बाद देती हूँ, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद नैब की जो परफॉर्मेंस है आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उसकी सरजनिश की गई है, क्या एक दरवाजा खुला है शरीफ फैमिली के लिए कि उनको जमानत मिल सकती है मुस्तकबिल करीब में? किस हद तक नैब की जो दरखास्तें हैं उनको किस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद किया गया, ये भी जरा हम कलीम साहब से जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली की अपील सुनने के खिलाफ नैब की तरफ से दरखास्तें जमा करवाई गई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि ये बिल्कुल बेसलेस किस्म की एप्लीकेशंस हैं और इसके ऊपर जुर्माना भी आयद होता है नैब के ऊपर। मैं इसका आगाज खुर्शीद कलीम साहब सर आपसे करूंगी। सर ये बताएगा कि सजा मुअत्तली की अपीलें शरीफ फैमिली की तरफ से दायर की गई थी, उसके रिस्पॉन्स में नैब ने सर दरखास्त दायर की, किन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की होंगी सर? देखिए जी, कोई भी जो इंटरम ऑर्डर होता है ना, उसके खिलाफ सिविल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लाई नहीं की करती है, ना एंटरटेन की जाती है। ये इनिशियली एक फ्रिवलस एफर्ट थी। जहां तक मेरिट्स का तल्लक है, आई बिलीव कि हाई कोर्ट जो है कानूनी रास्ता अख्तियार करेगा और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। एंड आई बिलीव दैट रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, जस्टिस विल प्रिवेल। बाकी जो है हमें अदालतों से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो फ्रिवलस लिटिगेशन को कर्ब करें और ख़त्म करें कि लोगों के जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फ्रिवलस लिटिगेशन की वजह से बहुत सारे अहम केसेस बर वक्त फैसला नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जनरल ओपिनियन है कि जब तक हम हैवी जो है ना ये कास्ट नहीं डालेंगे, ये फ्रिवलस लिटिगेशन ख़त्म नहीं हो सकी है। और उसकी इब्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है कि चाहे सरकारी अदारे हैं उनको ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो फ्रिवलस लिटिगेशन करें। तो इसलिए बिल्कुल सही आर्डर हुआ है, और इंटरम आर्डर के खिलाफ तो पिटीशन लाई नहीं करती थी, फाइल क्यों की गई है? तो इसकी कोई लेकिन तो सर क्या समझा जा सकता है, मुझे कलीम साहब सर क्या समझा जा सकता है कि शरीफ फैमिली के लिए कोई उम्मीद की किरण है, मुस्तकबिल करीब में कोई रिहाई के चांसेस उनके नजर आते हैं? सर देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, दरअसल ये जो केसेस होते हैं ना, इनको आप मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखें। एक मुकदमे को और ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर मुख्तलिफ होते हैं। डॉक्टर तो दवाई देता है कि डिस्प्रिन देंगे तो सर दर्द खत्म हो जाएगा, पेन किलर देंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। जो लीगल प्रोसेस होता है इट विल हैव इट्स ओन कोर्स, और इसके मतलब मुझे कोई हक नहीं है कि डिसीजन ऑफ द केस इज नॉट माय कप ऑफ टी। इट इज जो है जुडिशियल फंक्शन, और लॉ शुड हैव इट्स ओन कोर्स। हमें पेंडिंग मैटर्स पे तबसरे का हक ही हासिल नहीं है, और ना ही ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम पेंडिंग मैटर पे तबसरा करें। बट आई बिलीव एंड आई एम होपफुल that justice will prevail, rule of law will prevail. We should not be disappointed from administration of justice. सर ये तो आपने एक न्यूट्रल किस्म का ओपिनियन दे दिया ना, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि कोई पॉसिबिलिटी आपके ख्याल में नजर आती है कि इससे कोई रास्ता बन सकता है या नहीं? चले वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। एक तो ये कि नैब जिस तरह काम कर रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं करना चाहता। जी सर ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ थोड़ा सा तबसरा ठीक जी मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि मेरिट्स ऑफ द केस का जहां तक तल्लक है ना, ये अभी जो है थ्रैश होना है। जहां तक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का तल्लक है उस पर केस आर्गू हो रहा है। दरअसल ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे मेरिट्स पे आर्गू किया जा सकता है,
और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एलेबोरेट किया जा सकता है। एंड आई एम होपफुल कि हाई कोर्ट लेवल तक प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगी, एवेल्युएशन ऑफ एविडेंस होगी और लॉ पॉइंट सेटल होंगे। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मसलन जरदारी साहब का केस था, उनमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेंडर नहीं हुई थी, वो बरी हो गया केस। इसी तरह वो हज केस था। अच्छा कलीम साहब थोड़ा सा मैं कमेंट ले लूं, मैं कमेंट ले लूं, मैं वापस आपकी तरफ आती हूं, मुझे एक और पॉइंट पर भी आपका कमेंट चाहिए सर, मैं वापस आती हूं आपकी तरफ। मैं शकूर साहब सर, एक तो ये कि नैब को बड़ा फ्लोरिश करने में, इंडिपेंडेंट करने में पीटीआई बड़ी कोशिशें कर रही है, इस हवाले से लेजिस्लेशन भी हो रही है। सर आपको क्या लगता है कि नैब इस वक्त भी, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि नैब उतना प्रिपेयर्ड नहीं होती केसेस के लिए, अगर हम पिछले चंद सालों के केसेस भी देखें, सर क्या नैब को टीम वाइज भी इतना स्ट्रॉन्ग करने की, इंकरेज करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट? देखिए मैं खुद एक एजेंसी में रहा हूँ, FIA में सर्विस रही है मेरी, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो रहते हैं ना हर जगह पर। तो नैब में भी आपने देखा इनसे पहले जो DG नैब थे उनका क्या किरदार रहा, तो उसके बाद जब से जावेद इकबाल साहब आए उन्होंने बहुत शानदार तरीके से मामलात आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हमें शख्सियात से बढ़कर इदारों को मजबूत बनाना है। हम आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क के आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देना है, तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना है। और मजबूत जैसे आप इंडिया की हम मिसाल देते हैं कि वहाँ का जो इदारा है तहकीकाती इदारा, वो कहीं भी जाके रेड कर सकता है, किसी वजीर के घर से भी पैसे बरामदगी होती है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मामला बहुत कमज़ोर रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि खान साहब जैसे वो चार हैं और उनकी टीम के जो बाकी लोग चार हैं कि एक ऐसा एहतसाब कमीशन बने, नैब का इदारा इतना मजबूत हो कि कोई उसके काम में मुदाखलत ना हो, कोई सियासी प्रेशर ना हो, कोई दूसरी तरफ से प्रेशर ना हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करें और गलत को गलत साबित करें। लेकिन एक चीज़ का तस्करा मैं ज़रूर करूँगा कि हमारे नैब के अफसरान में बड़े काबिल लोग भी रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करके जो केसेस बनाते हैं, सारी खराबी जो आती है वो होती है प्रोसिक्यूशन में। जब प्रोसिक्यूशन में सियासी बुनियादों पर अपॉइंटेड लोग होंगे, जब उनकी हमदर्दियां किसी पार्टी से होंगी, वो कहीं ना कहीं से वो। अच्छा क्योंकि शकूर साहब टाइम कम है, इसमें एक छोटे से क्वेश्चन का और जवाब दे दें कि अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट बनाए इदारों को, सर डीपी और तबादला केस में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने CM पंजाब की भी सरजनिश की है, फिर उसके साथ IG पंजाब की भी की है, आपके ख्याल में वो शुरुआती दौर में PTI को एक ऐसी एग्जाम्पल मिल गई है कि उसके बाद सिस्टम को सही करने में मदद मिल सके? मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी गलत करे, गलत होता है, तो वो एक अच्छी बात है कि अभी शुरू के दिनों में ये सामना करना पड़ा, आइंदा जो है ना वो बहुत सारे लोग सोच समझ के करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट जाकरानी साहब सर आपसे कि ये जो नैब को इंडिपेंडेंट करने की बात की जा रही है, अगर न्यूट्रली भी देखा जाए सर कुछ और केसेस में भी, अगर तो जरदारी साहब और जो फरियाल तालपुर साहब आए उनके भी कुछ केसेस हैं जो कि FIA मॉनिटर कर रहा है, सर क्या इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट आपको सिस्टम में एहतसाब का अमल नजर आ रहा है? देखें इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हम उसके हक में हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगा फिर उसमें बहुत बड़े सवाल भी उठेंगे और उसके खिलाफ मूवमेंट भी चलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट हो, गैर जानबदार तरीके से हो, किसी पार्टी से बालातर होकर, अगर PTI का उसमें इन्वॉल्व है तो फिर परवेज खटक के साथ भी कोई रियायत नहीं होना चाहिए, फिर हलीम खान के साथ भी कोई रियायत नहीं होना चाहिए, फिर जहांगीर तरीन के साथ भी रियायत नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाएंगे तो फिर तो उसका पोल खुल जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। बाकी रही सवाल, मैं शकूर शाह साहब के लिए भी मुझे एहतराम इज्जत है, उन्होंने पहले लियारी की बात की है, मैंने लियारी भी सिंध का हिस्सा है और लियारी के अवाम के लिए हमें हमदर्दी है, लेकिन उसको ये इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पूरी सिंध जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, लियारी भी उसका हिस्सा है, ठीक है, कहीं हार जीत होता है और जहां लियारी का मामला है उनमें कुछ कारीगरी भी हुई है, वो अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूं उसी हल्के में, लेकिन ऑल ओवर भाई फॉरेंसिक कराएं, अंगूठे कराएं, आप लियारी के लोगों के वोट की तौहीन ना करें। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, वो इसको मेरी तरफ से इजाजत है, मैं कोई वकील नहीं करूंगा, जाके अंगूठे चेक करवाएं। नहीं वो आपको पता है तो पहले GTA या PTI ये देखें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यही कहता हूँ आप सिर्फ लियारी का नहीं पूरे सिंध का हवाला दें, मैंडेट दिया है, कितने बड़े
ठीक ठीक। अच्छा, वक्त खत्म हो चुका है जाखानी साहब। सर, आपका पॉइंट भी आ गया। पीपल्स पार्टी को यकीनन स्ट्रेंथ जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया मीर गुल मोहम्मद जाखानी साहब, पीर खुर्शीद कलीम साहब और अब्दुल शकूर शाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।